बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क कोर्स। डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क के कोर्स का हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं और आज हमारा जो टॉपिक है इट्स अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ कंजेशन कंट्रोल और किस तरह से टीसीपी कंजेशन कंट्रोल को हैंडल करता है। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। कंजेशन बेसिकली है क्या? हमारे पास कंजेशन अगर हम डेफिनेशन वाइज देखें तो हम कहते हैं कि अगर बहुत सारे सेंडर्स बहुत सारा डेटा एक फास्ट रेट पे नेटवर्क में सेंड करना स्टार्ट कर दे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो आपकी बैंडविड्थ है वो कंज्यूम होना स्टार्ट हो जाएगी और वहां पे कंजेशन हो जाएगी, मतलब टू मच ट्रैफिक ऑन दैट लिंक हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास जो पैकेट्स हैं वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप इसको ऐसा कंसिडर कर लें कि हमारे पास एक रोड है जिसकी कैपेसिटी लिमिटेड है। अगर उस पर आप लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को सेंड करते हैं या पीपल को सेंड करते हैं तो वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप उसमें एकदम से उसकी कैपेसिटी 10 लोगों को कैरी करने की है और आप उसमें 50 लोग भेजें तो क्या होगा कि कोई भी अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकेगा। तो कंजेशन क्या है कि टू मेनी सोर्सेज सेंडिंग डेटा एट द वेरी फास्ट रेट टू द नेटवर्क, लेकिन नेटवर्क उसको हैंडल नहीं कर पाता। ये फ्लो कंट्रोल से डिफरेंट है। क्यों? फ्लो कंट्रोल में हम कहते हैं कि जो रिसीवर है वो सेंडर को थ्रॉटल करता है, वो रिसीवर सेंडर को बताता है कि उस रेट पे डाटा सेंड करो जिससे वो प्रोसेस कर सके। कंजेशन कंट्रोल में हम नेटवर्क की बात कर रहे हैं, रिसीवर और सेंडर की सिर्फ बात नहीं हो रही। हम कह रहे हैं कि आपने नेटवर्क में उतना डेटा सेंड करना है, सेंडर ने नेटवर्क पे उतना डेटा सेंड करना है कि जो रिसीवर है उस तक पहुंच सके। ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन क्या है कि पैकेट लॉस हो सकता है, जैसे कि बफर ओवरफ्लो हो जाए राउटर पे तो उसकी वजह से आपका पैकेट लॉस होगा, और डिलेज भी आ सकते हैं क्योंकि राउटर पे जो बफर होता है अगर उसमें ऑलरेडी डेटा मौजूद है तो आपका पैकेट क्यू हो जाएगा। और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया जैसे फ्लो कंट्रोल टॉप 10 प्रॉब्लम में से है, उसी तरह से हमारे पास कंजेशन प्रॉब्लम की प्रॉब्लम भी हमारे पास नेटवर्क की टॉप 10 प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम है। दैट मीन्स इट्स अ फ्रेश प्रॉब्लम, इट इज अ ट्रेंडिंग टॉपिक इन कंप्यूटर नेटवर्क ऑलवेज। कि कंजेशन को कंट्रोल किया जाएगा तो ओवरऑल आपके नेटवर्क की थ्रूपुट को इंक्रीज किया जा सकता है। हम कुछ सिनेरियोज देखते हैं, जिस तरह से हमने प्रिंसिपल्स ऑफ रिलायबल डेटा ट्रांसफर के लिए कुछ सिनेरियोज देखे थे, उसी तरह से हम कंजेशन कंट्रोल के प्रिंसिपल्स को भी सिनेरियोज के थ्रू समझते हैं। पहले हम कंसिडर करते हैं एक बेस सिनेरियो जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि दो सेंडर है हमारे पास और दो रिसीवर है। ठीक है। एक राउटर है और हम अज्यूम ये करें कि इस राउटर का जो बफर है वो एक इनफाइनाइट बफर है। दैट मीन्स कि बफर को जब हम सेंड कर रहे हैं, बफर में डाटा सेंड कर रहे हैं तो वो ओवरफ्लो नहीं हो सकता। आउटपुट लिंक कैपेसिटी आर की है और एक और हमने अजम्पशन ये की है कि यहाँ पे ट्रांसमिशन रीट्रांसमिशन नहीं हो रही। दैट मीन जो डेटा आप सेंड कर रहे हो वो डेस्टिनेशन को मिल रहा है। ठीक है। तो अब हम क्या यहाँ पे देखते हैं कि ओरिजिनल डेटा जो कि होस्ट ए या बी सेंड करेगा वो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे लैम्डा इन के नाम से, और जो रिसीव होगा वो है लैम्डा आउट के नाम से। ठीक है। तो ए ने अपना डेटा सेंड किया, इस लिंक एक हमारे पास ये जो लाइन है ना नीचे ब्लैक वाली, ये हमारे पास लिंक है। ये जो रेड वाली लाइन है ये बेसिकली हम डेटा फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ए जब डेटा सेंड करेगा तो वो इस पाथ को फॉलो करेगा, बी जब डेटा सेंड करेगा तो वो इस पाथ को फॉलो करेगा। हमारे पास इस लिंक की कैपेसिटी क्या है? वो आर कैपेसिटी है। ठीक है। अब ए के पास कितनी कैपेसिटी है कि वो इस लिंक को यूज करे? R/2 की। बी के पास कितनी कैपेसिटी है कि वो इस लिंक को यूज करे? R/2 की। ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक का जो लिंक है वो तो एक्सप्लिसिट है, लेकिन ये जो दरमियान वाला लिंक है ये शेयर्ड है। तो ये कैपेसिटी इसकी क्या है? हर होस्ट की कैपेसिटी है R/2 की। ठीक। तो अब हम अगर यहाँ पे देखें तो मैक्सिमम जो हमारे पास पर कनेक्शन थ्रूपुट है वो कितनी हो सकती है? R/2। तो लीनियरली अगर हम बात करें तो अगर ए भेज रहा है तो वो लीनियरली इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन जब भी R/2 पे पहुंच जाएगा तो उसके बाद हमारे पास वो स्ट्रेट लाइन आना शुरू हो जाएगी। दैट मीन्स वो कॉस्ट है वो दैट मीन्स हमारे पास लीनियरली जो डेटा है वो सेंड होगा। इसके बाद अगर हम डिले की बात करें तो डिले क्या है कि लार्ज डिले एज अराइवल रेट लेमडा इन अप्रोचेस द कैपेसिटी। का मतलब क्या है कि अगर तो आपकी जो यहाँ पे लिंक की कैपेसिटी है वो मौजूद है, मतलब लिंक पे आप जो डाटा सेंड कर रहे हैं वो कैपेसिटी को रीच नहीं किया, R/2 पे रीच नहीं किया अभी तक, तो आपका डिले जो है वो कम होगा। लेकिन जैसे ही आप R/2 के को अप्रोच करेंगे, दैट मीन्स उसके नजदीक पहुंचेंगे, इससे
जो डाटा रेट है इसकी कैपेसिटी जितनी है उसके जितना नजदीक आता जाएगा तो आपके पास जो डिले है वो भी इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, तो इसी से हम बढ़ते हैं अपने अगले सिनेरियो की तरफ, जो कि पिछले सिनेरियो से जरा सा रियलिस्टिक है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि राउटर तो हमारे पास एक ही है, लेकिन यहाँ पे हम इनफाइनाइट बफर की बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं जो बफर है वो हमारा एक फाइनाइट बफर है। सेंडर रीट्रांसमिशन भी करेगा, जब पैकेट टाइम आउट हो जाएंगे तो उनको रीट्रांसमिट भी करेगा। यहाँ पे हमारे पास जो एप्लीकेशन लेयर की इनपुट है वो हमारे पास एप्लीकेशन लेयर की आउटपुट के इक्वल है। दैट मीन्स जितना डेटा आपकी एप्लीकेशन लेयर भेजेगी उतना ही डेटा आपकी जो एप्लीकेशन लेयर रिसीवर की है वो रिसीव करेगी। लेकिन यहाँ पे हमने एक और जो बात है वो कंसिडर ये करनी है कि जब हम ट्रांसपोर्ट लेयर पे, क्योंकि हमने रीट्रांसमिशन को इंक्लूड कर दिया, तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो डेटा सेंड किया जाएगा वो हमारे पास एक और तरह का डेटा होगा जिसे हम कह रहे हैं वो है लेमडा इन प्राइम। है वो भी इनपुट ही जो कि इस नेटवर्क में दी जाएगी, लेकिन चूंकि यहाँ पे रीट्रांसमिशन भी इंक्लूडेड है तो वो ये जो हमारे पास लेमडा प्राइम है ये हमेशा ग्रेटर देन होगा हमारे ओरिजिनल डेटा से। अगर ओरिजिनल डेटा हमारे पास लेट्स सपोज 10 पैकेट्स का है तो रीट्रांसमिशन को अगर हम इंक्लूड करें तो हम सपोज करते हैं कि हमारा जो रीट्रांसमिशन को इंक्लूड करके हम डेटा सेंड करेंगे वो है 15 पैकेट का। ठीक है, तो हमारे पास पैकेट तो यहाँ पे डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे तो 10 ही, लेकिन चूंकि हम रीट्रांसमिशन करके इन पैकेट को सक्सेसफुल बना रहे हैं इसलिए हमारे पास यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो पैकेट सेंड किए जा रहे हैं उनकी अमाउंट ज्यादा है, इसलिए हमने उसे रिप्रेजेंट किया है लेमडा प्राइम इन से। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक इक्वेशन लिखी हुई है दैट इंडिकेट लेमडा प्राइम इज ग्रेटर देन लेमडा इन, वो इसीलिए क्योंकि रीट्रांसमिशन की वजह से हमारे पास ये लेमडा प्राइम जो है वो लेमडा प्राइम इन ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, हम अज्यूम ये करते हैं एक जो आइडियलाइजेशन है वो करते हैं कि सेंडर सेंड्स ओनली व्हेन राउटर बफर इज अवेलेबल। ठीक है, अब ये हमारे पास एक आइडियल कंडीशन है। नॉर्मली हमें जो राउटर का बफर है वो नोन नहीं होता, लेकिन हम अज्यूम ये करते हैं कि बाय सम मीन्स जो सेंडर है उसे पता चल गया है कि हमारे पास जो बफर है उसकी स्पेस अवेलेबल है। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले सेंड किया गया। ठीक है, ओरिजिनली हम कहते हैं कि हमारे पास डेटा सेंड किया गया और उसकी एक कॉपी ट्रांसपोर्ट लेयर पे बना दी गई, लेकिन बफर के पास स्पेस अवेलेबल नहीं थी तो वो डेटा डिस्कार्ड हो गया। अब क्या होगा, रीट्रांसमिट किया जाएगा और अब हमारे पास बफर की स्पेस अवेलेबल है तो वो डेटा हमारा जो है वो ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। तो जब हम बात करते हैं पहले सिनेरियो की, तो हमारे पास यहाँ पे रीट्रांसमिशन की वजह से जब हम देख रहे हैं तो हमारे पास जो रीट्रांसमिशन की वजह से यहाँ पे जैसे ही r/2 को अप्रोच कर रहा है हमारा जो सेंडिंग रेट है, तो हमारे पास जो डिले है या हम कह रहे हैं कि जो हमारे पास लेमडा आउट है वो लीनियर से डेविएट कर रहा है। ठीक है, so when sending at r/2 some packets are retransmitted but asymptotic goodput is still r/2। तो इसका मतलब क्या हुआ, asymptotic goodput is basically approaching goodput। ठीक है, कि थ्रूपुट है हमारे पास वो तक फिर भी r/2 है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि पैकेट को आप रीट्रांसमिट कर रहे हैं तो उसकी वजह से डुप्लीकेट पैकेट भी बनेंगे। ठीक है, तो जैसी आपकी r/2 है वो स्टिल रीट्रांसमिशन की वजह से अप्रोच तो r/2 को कर ही जाएगी। ठीक है, तो नोन लॉस क्या है हमारे पास, बेसिकली कि पैकेट कैन बी लॉस्ट ड्रॉप्ड एट द राउटर ड्यू टू फुल बफर। ठीक है, सेंडर ओनली रीसेंड इफ द पैकेट नोन टू बी लॉस्ट। अब इसका क्या मतलब है नोन टू बी लॉस्ट का, कि हमारे पास बाज़ औक़ात जो रीट्रांसमिशन है वो इसलिए भी हो जाती है कि हमारे पास पैकेट एक्चुअली लॉस नहीं होता बल्कि वो टाइम आउट हो जाता है। तो वो पैकेट एक्चुअली हमारा जो डेस्टिनेशन है वहां रिसीव तो होगा लेकिन वो टाइम के बाद रिसीव होगा, तो उसकी वजह से डुप्लीकेट पैकेट जब हमें अचीव होंगे तो उसकी वजह से हमारे पास ये जो r/2 है, जो एसिम्प्टोटिक आउटपुट है वो हमारी r/2 को अप्रोच कर रही थी। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है वो ये बात की जा रही है कि आपके पास हो सकता है कि आपका पैकेट लॉस ना हुआ हो, लेकिन वो अज्यूम आप ये कर लेते हैं क्योंकि पैकेट टाइम आउट हो जाता है तो आप अज्यूम ये कर लेते हैं कि वो पैकेट लॉस हो चुका है, उसकी वजह से आप रीट्रांसमिट कर देते हैं और डेस्टिनेशन पे वो पैकेट आपका डुप्लीकेट हो जाता है। ठीक है, तो डुप्लीकेट को हैंडल कैसे किया जाता है, पैकेट कैन बी लॉस्ट ड्रॉप एट द राउटर ड्यू टू फुल बफर, सेंडर टाइम्स आउट प्रीमेच्योरली सेंडिंग 2 कॉपीज बोथ ऑफ व्हिच आर डिलीवर्ड। ठीक है, जैसे अब ये हमारे पास यहाँ पे पैकेट टाइम आउट हो गया था
अगर इसको हम दोबारा देखें तो हमने पैकेट को सेंड किया ट्रांसपोर्ट लेयर पे, उसकी कॉपी बनी और बफर से होता हुआ, स्पेस अवेलेबल थी, बफर से होता हुआ यहाँ पे हमारे पास टाइम आउट हो गया पैकेट। ठीक है, तो टाइम आउट की वजह से क्या हुआ, पैकेट ट्रांसपोर्ट लेयर ने रीट्रांसमिट किया पैकेट, अब यहाँ पे डुप्लीकेट पैकेट हो गए, 2 कॉपीज ऑफ द सेम। ठीक है, so when sending it r by 2 some packets are retransmitted including the duplicate that are delivered। ठीक, तो डुप्लीकेट की वजह से हमारे पास, या जो ओवरऑल हम अगर देखें तो कंजेशन की प्रॉब्लम की वजह से जो हमारी कॉस्ट है, कॉस्ट की यहाँ पे बात जब हो रही है तो मतलब क्या हुआ कि कंजेशन की वजह से आपके नेटवर्क के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, आपको क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। एक तो आपके रिसोर्सेज तो अंडर यूटिलाइज हैं ही, ओवरऑल आपके नेटवर्क की जो एफिशिएंसी है वो तो ड्रॉप हो ही रही है, उसके अलावा आपके पास नो मोर रीट्रांसमिशन फॉर द गिवन गुडफुट एंड अननीडेड retransmission that is link carries multiple copies of the packet, जिसकी वजह से आपके पास जो गुडफुट आपके पास जो थ्रूपुट है, या जिसे हम गुडफुट यहाँ पे कह रहे हैं, वो हमारी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ओवरऑल बात वही हो गई कि आपकी नेटवर्क एफिशिएंसी जो है वो डिग्रेड हो जाएगी। थर्ड सिनेरियो की हम बात करते हैं, हमारे पास है 4 सेंडर्स मल्टी हॉप। यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे जितने सिनेरियोस हमारे पास 1 हॉप कम्युनिकेशन थी। ठीक है, ए से आपके पास राउटर तक डेटा जो है वो 1 हॉप के थ्रू पहुंच रहा था। अब हम बात करें कि हमारे पास जब 4 सेंडर्स है, मल्टी हॉप पाथ अवेलेबल है। ठीक है, अगर हम डी की बात करें तो डी को डी तक पहुंचने के लिए फर्स्ट सेकेंड 2 हॉप क्रॉस करके थर्ड हॉप बनता है बी। ठीक है, तो टाइम आउट भी हो रहा है यहाँ पे और रीट्रांसमिशन भी हो रही है। व्हाट हैपेंस एज अल्फा लैम्डा इन एंड लैम्डा प्राइम इंक्रीजेस। हम बात कर रहे हैं कि अगर ए अपना डेटा रेट इंक्रीज कर देता है, दैट मीन्स अगर ये जो ट्रैफिक ओरिजिनल डेटा जनरेट कर रहा है वो इंक्रीज करेगा, तो अल्टीमेटली आपका जो लैम्डा प्राइम इन है वो भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो अगर ये दोनों इंक्रीज कर जाते हैं तो क्या होगा, ओवरऑल आपके नेटवर्क पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ओवरऑल क्या होगा, जैसे ही हमारे पास लैम्डा प्राइम या लैम्डा इन इंक्रीज करेगा तो रेड पे आपकी ट्रैफिक बढ़ गई है। ठीक है, ओवरऑल कैपेसिटी तो आ रही है ना, तो जब कैपेसिटी यहाँ से डाटा ज्यादा आ रहा है तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ब्लू के पास जो कैपेसिटी है वो यूटिलाइज हो जाएगी ए से, तो आपकी जो थ्रूपुट है ब्लू वाली वो अप्रोच कर जाएगी 0 को। ठीक है, as red that is lambda prime increases all arriving blue packets at the upper queue। जब यहाँ पे पैकेट आएंगे तो यहाँ पे आगे लिंक की अवेलेबल नहीं है, तो आपके जो पैकेट्स हैं वो क्यू पे ही ड्रॉप हो जाएंगे। ब्लू थ्रूपुट विल बी अप्रोचिंग टू 0। ठीक है, so another cost of congestion will be when packets drop any upstream transmission capacity used for that packet was wasted। ठीक है, कि इस पैकेट को यहाँ से यहाँ पे लाने के लिए जितनी भी कैपेसिटी नेटवर्क की यूटिलाइज की गई थी वो भी आपकी अननेसेसरी ही गई है, क्योंकि उसकी भी यूटिलाइजेशन ही है, क्योंकि पैकेट डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाया। ठीक है, तो हमारे पास ये था हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ कंजेशन कंट्रोल के कंजेशन कंट्रोल की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। अभी तक हमने ये नहीं डिसाइड किया कि हमने ये डिस्कस जरूर किया कि कंजेशन की वजह से ओवरऑल नेटवर्क पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन उस कंजेशन को हैंडल कैसे किया जाएगा ये हमने डिस्कस नहीं किया। तो हैंडल करने के लिए कंजेशन को या कंजेशन कंट्रोल की 2 अप्रोचेस अवेलेबल है। एक हम कहते हैं एंड टू एंड कंजेशन कंट्रोल और दूसरे को हम कहते हैं नेटवर्क असिस्टेड कंजेशन कंट्रोल। एज अ नेम इंडिकेट, एंड टू एंड कंजेशन कंट्रोल के अंदर दोनों जो एंड सिस्टम्स हैं वो खुद से कंजेशन कंट्रोल कर रहे होते हैं। जो नेटवर्क असिस्टेड कंजेशन कंट्रोल है उसके अंदर जो नेटवर्क कंपोनेंट्स हैं वो आपको कंजेशन कंट्रोल करने में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। तो एंड टू एंड कंजेशन में हम अगर बात करें तो कोई भी नेटवर्क से आपको फीडबैक नहीं मिल रही होती, कंजेशन कंट्रोल सारा का सारा आपके एंड सिस्टम जो है वो कर रहे होते हैं बाय ऑब्जर्विंग द ट्रैफिक बिहेवियर, कि किस तरह से ट्रैफिक को इंटरप्रेट किया जा रहा है। अगर रीट्रांसमिशन बहुत हो रही है, पैकेट लॉस बहुत हो रहा है, या आपको जो आरटीटी है वो इंक्रीज कर रहा है, तो इसकी वजह से जो हमारे पास एंड सिस्टम है वो ये रियलाइज करता है कि नेटवर्क में कंजेशन मौजूद है। ठीक है, इस एंड टू एंड कंजेशन के अंदर जो नेटवर्क का कंपोनेंट है जैसे राउटर है या स्विचेस हैं, या ये आपका कोई भी पार्ट नहीं प्ले करते। तो ये जो एंड टू एंड कंजेशन वाली अप्रोच है ये हमारा टीसीपी प्रोटोकॉल फॉलो करता है।
नेटवर्क असिस्टेड कंजेशन कंट्रोल में क्या होता है कि जो आपके नेटवर्क कंपोनेंट होते हैं जैसे कि राउटर, वो फीडबैक जनरेट करते हैं एंड सिस्टम को, बताते हैं कि आपके नेटवर्क के अंदर कंजेशन मौजूद है। सिंगल बिट इंडिकेटिंग कंजेशन का मैकेनिज्म भी यूज किया जाता है, या फिर एक्सप्लिसिटली सेंडर एक पैकेट सेंड करता है, चोक पैकेट हम उसे कहते हैं, कि वो पैकेट सेंड करता है तो रिसीवर को समझ आ जाती है कि हमारे पास ये जो पैकेट है ये चोक पैकेट आया, इसका मतलब है नेटवर्क के अंदर कंजेशन मौजूद है। अदरवाइज दूसरी अप्रोच क्या है कि जो डाटा सेंड किया जा रहा है तो उसी के अंदर कोई फ्लैग ऑन कर दिया जाता है, वन बिट सेंड कर दी जाती है उसी के अंदर, जो कि बताता है कि हमारे पास नेटवर्क के अंदर कंजेशन मौजूद है। हमारे पास एक प्रोटोकॉल है जिसे हम कहते हैं एटीएम एबीआर कंजेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब ये प्रोटोकॉल क्या है? ये प्रोटोकॉल हमारे पास कंजेशन को हैंडल करने का एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। एबीआर इज अवेलेबल बिट रेट, ठीक। अवेलेबल बिट रेट प्रोटोकॉल क्या करता है? बेसिकली एटीएम एबीआर प्रोटोकॉल क्या करता है? एक इलास्टिक सर्विस है, ठीक है। अगर तो आपका जो सेंडर का पाथ है वो अंडरलोडेड है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास बैंडविड्थ अवेलेबल है लेकिन सेंडर उस रेट पे डाटा सेंड नहीं कर रहा, ठीक है। तो इस सर्विस को या हम कहेंगे कि इस अंडरलोडेड पाथ को यूटिलाइज करने के लिए हम एटीएम एबीआर को यूटिलाइज करते हैं, या फिर अगर आपका जो सेंडर का पाथ है वो कंजेस्टेड है तो भी इस प्रोटोकॉल को यूज किया जाता है ताकि सेंडर को थ्रॉटल किया जा सके कि वो उस रेट पे डाटा सेंड करे जिससे आपकी कंजेशन ना हो। इसको अगर हम समझे तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि लेट्स सपोज आपके पास चॉइस है कि आप कितना, आपको ओरिजिनली पता नहीं है कि आप कितना डेटा सेंड कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? पहले आप एक पैकेट सेंड करके देखेंगे, वो सेंड हो गया, एक्नॉलेजमेंट मिल गई, इसका मतलब है आप उसे डबल कर दें या इंक्रीज कर दें। आपने 2 सेंड किए, 2 भी चले गए, 3 सेंड किए, 3 भी चले गए, 4 सेंड किए, 4 भी चले गए, 5 किए, 5 भी चले गए। छठा पैकेट आपने सेंड किया तो इसका मतलब है अब छठा पैकेट सेंड किया लेकिन उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली, तो अब आपको क्या पता चल जाएगा कि 5 पैकेट तो सेंड किए जा सकते हैं, छठा नहीं सेंड किया जा सकता। तो बेसिकली आप लिमिट चेक कर रहे होते हैं कि मैक्सिमम आपकी जो लिंक है उस पर कितना डेटा सेंड किया जा सकता है। जब आपको लिमिट पता चल जाती है तो अब आप उससे नीचे नीचे डाटा सेंड करेंगे तो कंजेशन नहीं होगी, ठीक है। तो बेसिकली ये कंजेशन को फाइंड आउट करने का एक तरीका है ताकि उसे अवॉइड किया जा सके, ठीक। और कंजेशन कंट्रोल, जाहिर सी बात है अगर हम नेटवर्क की बात करें तो हर मोमेंट पे कंजेशन डिफरेंट होती है, तो ये एक दफा की बात है, नेक्स्ट टाइम जब आप डेटा सेंड करेंगे या कुछ टाइम के बाद दोबारा से ये सेम मैकेनिज्म रिपीट किया जाएगा। आरएम सेल्स क्या है? बेसिकली एटीएम एबीआर के अंदर ही हमारे पास कुछ सेल्स अवेलेबल हैं जो कि हमारे पास रिसोर्स मैनेजमेंट का काम करते हैं। सेंट बाय द सेंडर इंटरप्रेस विद डेटा सेल, सेंडर सेंड करता है और ये डाटा सेल के साथ ही मौजूद होते हैं, अलोंग साइड डाटा सेल्स ही होते हैं। बिट्स इन द आरएम सेल्स सेट बाय द स्विचेस दैट इज नेटवर्क असिस्टेड। तो अब यहाँ पे जो कंजेशन का मैकेनिज्म है वो नेटवर्क असिस्टेड है। नेटवर्क बिट्स इंक्लूड करके जो पैकेट सेंड किए जा रहे हैं वो बताते हैं कि आपके नेटवर्क के अंदर कंजेशन है कि नहीं। अगर तो एनआई बिट मौजूद है, इसका मतलब है नो इंक्रीज इन द डाटा रेट। जैसे हम कह रहे थे कि डाटा रेट को इंक्रीज किया जाता है ग्रेजुअली टू चेक कि कहाँ पे किस पॉइंट पे कंजेशन जो है वो एक्चुअली फील की जाएगी। तो यहाँ पे जब एनआई बिट सेंड की जा रही है तो इसका मतलब है नो इंक्रीज इन द रेट, माइल्ड कंजेशन। अगर सीआई बिट सेंड की जा रही है तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पे कंजेशन का जो प्रॉब्लम है वो अकर होना शुरू हो गया, कंजेशन इंडिकेट हो गई है, तो अब इससे ज्यादा आपने इंक्रीज नहीं करना अपने डाटा रेट को। हमारे पास टीसीपी, अभी हम जो पढ़ रहे थे, ये हमारे पास है प्रिंसिपल्स ऑफ कंजेशन कंट्रोल। कंजेशन कंट्रोल है क्या? अभी तक हमने पढ़ा कंजेशन कंट्रोल है क्या, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्या होते हैं और उन प्रॉब्लम्स को हैंडल करने की दो जेनेरिक जो टर्म्स या दो जेनेरिक अप्रोचेज है वो क्या है? एक है एंड टू एंड कंजेशन कंट्रोल और एक है हमारे पास नेटवर्क असिस्टेड कंजेशन कंट्रोल। अब हम देख रहे हैं कि टीसीपी इन दोनों अप्रोचेज में से किसको फॉलो करता है। टीसीपी कंजेशन कंट्रोल के लिए क्या अप्रोच फॉलो करता है? एडिटिव इंक्रीज मल्टीप्लिकेटिव डिक्रीज एक एल्गोरिथम है जिसको यूज करता है टीसीपी। अप्रोच क्या है? बेसिकली कि सेंडर जो ट्रांसमिशन रेट है उसे इंक्रीज करता रहता है, प्रोबिंग फॉर द यूजेबल बैंडविड्थ अंटिल लॉस अकर। जो अभी हमने पीछे बात की थी कि इंक्रीज करते रहे अपने जो ट्रांसमिशन रेट है अंटिल कि आपका लॉस हो जाए। जब लॉस हो जाएगा तो फिर आप डिक्रीज करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। एडिटिव इंक्रीज क्या है?
सी विंडो बेसिकली है कंजेशन विंडो, ठीक है। जिस तरह से हमने आर विंडो पढ़ी थी विच इज रिसीविंग विंडो, जो कि हम बताती है कि कितना बफर अवेलेबल है ताकि फ्लो कंट्रोल किया जा सके। इसी तरह से कंजेशन कंट्रोल के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है सी विंडो के नाम के साथ, विच इज कंजेशन विंडो, जो कि बताती है कि हमारे पास कितना मार्जिन अवेलेबल है, कंजेशन का कितना, कंजेशन की का जो हमारे पास के टीसीपी किस रेट पे बेसिकली कंजेशन विंडो हमारे पास एक कंस्ट्रेंट या लिमिट लगा देती है सेंडर पे कि इस रेट पे डाटा सेंड करो ताकि हमारे नेटवर्क के अंदर कंजेशन ना हो सके, ठीक है। सो इंक्रीज एडिटिव इंक्रीज का मतलब क्या है कि इंक्रीज कंजेशन विंडो बाय वन मैक्सिमम सेगमेंट साइज एवरी आरटीटी अंटिल लॉस डिटेक्टेड, कि हर दफा जब आपने एक डाटा सेंड किया, एक मैक्सिमम सेगमेंट साइज सेंड किया, तो जब उसकी आपको एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगी तो उसके नतीजे में आपने अपनी कंजेशन विंडो को बाय वन इंक्रीज कर देना है, ठीक है। अब बाय वन इंक्रीज का मतलब क्या है कि अगर आपने 2 पैकेट सेंड किए तो हर पैकेट की जब एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगी तो आप उसको 1 टाइम इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली 2 टाइम उसको आप इंक्रीज करेंगे। और अगर तो आपका जो लॉस है वो डिटेक्ट हो गया तो आपने क्या करना है कि कट कंजेशन विंडो इन हाफ आफ्टर द लॉस। अब इसको अगर हम डायग्राम की फॉर्म में या एक ग्राफ की फॉर्म में देखें तो किस तरह से होगा कि सबसे पहले इंक्रीज किया गया, ठीक है, कि आपकी कंजेशन विंडो इंक्रीज होती जा रही है, लेकिन जैसे ही एडिटिव इंक्रीज इन द कंजेशन विंडो, ठीक है, अभी ये हो रहा था, लेकिन जैसे ही लॉस हुआ, ठीक है, तो आपने क्या किया, अपनी कंजेशन विंडो को कट टू द हाफ कर दिया। फिर उसके बाद दोबारा से जो अगर पैकेट लॉस नहीं हो रहा तो एडिटिवली इंक्रीज होती जाएगी, जैसे ही पैकेट लॉस होगा आपकी जो कंजेशन विंडो है वो हाफ कर दी जाएगी, फिर इंक्रीज की जाएगी। इस तरह से आपकी जो कंजेशन विंडो है वो सेट की जाती है ताकि आपके नेटवर्क की ओवरऑल जो कंजेशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। हम देखते हैं यहाँ पे जिस तरह से हमने देखा था रिसीविंग विंडो को, इसी तरह से हम कह रहे हैं कि हमारे पास कंजेशन विंडो है, ठीक है। कंजेशन विंडो इज बेसिकली वो पैकेट जो कि एक्नॉलेज नहीं किए गए अभी तक, जो इन फ्लाइट है, प्लस जो आपके पास कैपेसिटी है जितने पैकेट्स आप सेंड कर सकते हैं। तो जैसे ही आपके पास जैसे हमने पढ़ा था लास्ट बाइट सेंड माइनस लास्ट बाइट एक्नॉलेज फ्लो कंट्रोल के लिए, तो हमारे पास बेसिकली अगर हम लिमिट करना चाह रहे हैं अपने जो सेंडर है उसे, तो हम यहाँ पे किस तरह से लिमिट करते हैं, हम यहाँ पे लगा देते हैं कि मिनिमम ऑफ कंजेशन कंट्रोल एंड कंजेशन विंडो कॉमा रिसीविंग विंडो RWND, ठीक है। इन दोनों में से जो भी मिनिमम है उस रेट पे हम डेटा सेंड करते हैं। अनएक्नॉलेज पैकेट इससे लेस होने चाहिए। अगर अनएक्नॉलेज पैकेट उससे ज्यादा हुए तो आपके पास कंजेशन नेटवर्क के अंदर हो जाएगी और कंजेशन की वजह से आपका जो नेटवर्क है उसकी थ्रूपुट डिक्रीज हो जाएगी। कंजेशन विंडो इज डायनामिक फंक्शन ऑफ द परसीव्ड नेटवर्क कंजेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो सी विंडो का वेरिएबल है ये एक डायनामिक वेरिएबल है जो कि नेटवर्क की कंजेशन को परसीव करने के लिए हमने सेट किया था। टीसीपी का जो सेंडिंग रेट होता है वो बेसिकली अप्रोक्सीमेटली कंजेशन विंडो ओवर आरटीटी के इक्वल होता है। हमारे पास टीसीपी स्लो स्टार्ट कैसे है, इसको हम अगर डिस्क्राइब करें तो टीसीपी इनिशियली अपना जो डेटा है वो, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि इनिशियली टीसीपी ने एक मैक्सिमम सेगमेंट साइज सेलेक्ट किया, कंजेशन विंडो की वैल्यू सेलेक्ट की और उसने एक डाटा सेंड किया, ठीक है, 1 सेगमेंट सेंड किया। जब उस सेगमेंट की उसको एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुई तो अब टीसीपी क्या करेगा, अपनी जो कंजेशन विंडो है उसको बाय 1 इंक्रीज कर देगा। और 1 इंक्रीज करने का क्या मतलब है कि पहले वो 1 सेंड कर रहा था, अब चूंकि उसे एक एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगी तो उसने एक और पैकेट सेंड कर दिया, तो टोटल 2 पैकेट वो सेंड कर रहा है। अब जब उसे 2 एक्नॉलेजमेंट रिसीव होंगी तो हर एक्नॉलेजमेंट के जवाब में उसने एक और सेगमेंट कंजेशन विंडो की जो वैल्यू है वो 1 इंक्रीज कर दी। तो पहली एक्नॉलेजमेंट जब रिसीव हुई तो 2 तो पहले सेंड करा था, अब उसने तीसरी इंक्रीज कर दी। और जब दूसरी की एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गई तो 2 पहले सेंड करा था, तीसरी की एक्नॉलेजमेंट और फिर चौथे की, तो अब वो कितने पैकेट सेंड करेगा, 4 पैकेट सेंड करेगा। तो बाय एट एवरी रिसिप्ट ऑफ द एक्नॉलेजमेंट आपकी जो कंजेशन विंडो है वो बाय 1 इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ओवरऑल हमारे पास जो इंक्रीज है वो एक्सपोनेंशियल है, पहले 1 था, ठीक है, फिर 2 हो गए, फिर 4 हो गए, अगली दफा हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे 2 की पावर में बात हो रही है, 2 की पावर 0, फिर हमारे पास 2 की पावर 1, ठीक है, फिर हमारे पास 2 की पावर 2। इसी तरह से नेक्स्ट टाइम अगर हमारे पास लॉस नहीं होता तो हमारे पास 2 की पावर 3, दैट मींस 8 पैकेट सेंड किए जाएंगे। इसी तरह से एक्सपोनेंशियली बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर पैकेट लॉस हो गया तो हमारे पास जो कंजेशन विंडो है उसे कट टू हाफ कर दिया जाता है,
ठीक है, सी विंडो बाय 2 कर दिया जाएगा। When connection begin, increase the rate exponentially until the first loss occur। ठीक है, तो इस टीसीपी स्लो स्टार्ट का मतलब क्या है कि टीसीपी इनिशियली स्टार्ट जब लेता है तो वो स्लोली स्टार्ट लेता है, लेकिन इवेंचुअली वो जो एडिटिव इंक्रीज मल्टीप्लिकेटिव डिक्रीज का जो एल्गोरिदम फॉलो करता है उसकी वजह से हमारे पास एक्सपोनेंशियल इंक्रीज आता है। तो इनिशियली सी विंडो की वैल्यू 1 मैक्सिमम सेगमेंट साइज होती है, डबल कंजेशन विंडो एवरी आरटीटी। जब भी आपके पास एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगी तो उसके जवाब में आपने क्या करना है, कंजेशन विंडो को डबल कर देना है। डन बाय इंक्रीमेंटिंग द कंजेशन विंडो फॉर एवरी एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड। तो समरी इसकी क्या है कि इनिशियली आपके पास जो रेट है वो स्लो होता है, लेकिन एज विद द पैसेज ऑफ टाइम इट रैम्प्स अप एंड एक्सपोनेंशियली फास्ट ये मूव करता है। हमारे पास टीसीपी के कुछ प्रॉब्लम्स है टीसीपी के अंदर जो हमने इनकाउंटर करनी है और जिनके हमें आंसर चाहिए। पहला कि टीसीपी किस तरह से डिटेक्ट करेगा कि यहाँ पे हमारे पास कंजेशन मौजूद है। दूसरा कि उस कंजेशन को या पैकेट लॉस को किस तरह से वो हैंडल करेगा। तो कंजेशन कंट्रोल टीसीपी किस तरह से डिटेक्ट करता है कि कंजेशन मौजूद है कि नहीं, वो है बाय इंडिकेटिंग बाय पैकेट लॉस विच इज टाइम आउट अगर हो जाए या रीट्रांसमिशन हो रही हो तो हमें पता चल जाता है कि हमारा जो पैकेट है वो लॉस हो रहा है। ठीक है, कंजेशन विंडो इज सेट टू 1 मैक्सिमम सेगमेंट साइज, विंडो देन ग्रो एक्सपोनेंशियली एज डिस्क्राइब्ड इन स्लो टीसीपी स्लो स्टार्ट टू द थ्रेशोल्ड देन ग्रोज लीनियरली। तो हमने एक थ्रेशोल्ड वैल्यू रखी हुई है कि यहाँ तक अगर इंक्रीज किया तो वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा, और अगर यहाँ तक कोई पैकेट लॉस नहीं है तो उसके बाद ये एक थ्रेशोल्ड पे लीनियरली मूव करता रहेगा। लॉस इंडिकेटेड बाय 3 डुप्लीकेट। तो हमारे पास अगर डिटेक्ट करना है हमने कि टीसीपी के अंदर कंजेशन मौजूद है तो वो क्या है कि टाइम आउट हो रहे होंगे पैकेट और पैकेट लॉस हो रहा होगा। तो पैकेट लॉस हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि टाइम आउट की वजह से एक तो इंडिकेट हो जाता है, दूसरा हमारे पास किस वजह से, अगर आपको 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाए जैसे कि हमने टीसीपी फास्ट रीट्रांसमिट में देखा था, तो अगर आपको 3 एक्नॉलेजमेंट रिसीव होंगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका पैकेट लॉस हो गया। Duplicate acknowledgement indicate network capable of delivering some segments, and congestion window is cut to half window, then grows linearly. TCP always set congestion window 1 timeout और 3 duplicate timeout, जो भी होगा आपके पास जो congestion window back to 1 सेट कर दी जाएगी। अच्छा, अब TCP किस तरह से टीसीपी स्लो स्टार्ट को यूज करते हुए कंजेशन को अवॉइड कैसे करता है, अब हमारे पास जो कंसर्न है वो ये है। सो व्हेन शुड द एक्सपोनेंशियल इंक्रीज स्विच टू द लीनियर इंक्रीज। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि अगर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है तो कब आपका जो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज है वो लीनियर में बदलेगा। तो जब आपके पास कंजेशन विंडो हाफ कर दी जाएगी अपनी वैल्यू की, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो पैकेट लॉस है वो हो रहा है। ठीक है, तो पैकेट लॉस को अवॉइड करने के लिए या कंजेशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कंजेशन विंडो को हाफ कर देते हैं। तो जब आपकी कंजेशन विंडो हाफ हो जाएगी तो आपको पता चल जाना चाहिए कि अब आपका जो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज है वो नहीं होगा, बल्कि अब आपको लीनियरली इंक्रीज करना है। इम्प्लीमेंटेशन हम इसकी कैसे करते हैं कि हम एक वेरिएबल रख देते हैं एसएस थ्रेश के नाम से, ठीक है, जो कि हमें जो स्लो स्टार्ट का थ्रेशोल्ड बता देती है। ऑन लॉस इवेंट जो स्लो स्टार्ट का थ्रेशोल्ड है इज सेट टू हाफ ऑफ द कंजेशन विंडो जस्ट बिफोर द लॉस इवेंट। ठीक है, कि जैसे ही आपका जो पैकेट है वो लॉस होता है तो आपकी जो कंजेशन विंडो है उसे हाफ कर दिया जाता है। अब हमारे पास टीसीपी के अंदर किस तरह से फेयरनेस को अचीव किया जाए, ये हमारे पास एक टॉपिक है। दैट इज कि फेयरनेस का गोल क्या है कि अगर आपके पास टीसीपी के सेशंस मौजूद हैं जो कि आपकी सेम बॉटलनेक लिंक को शेयर करते हैं, तो इसकी फेयरनेस का क्या है कि आप किस तरह से इसे अचीव करेंगे कि हर जो आपके पास लिंक कनेक्शन है टीसीपी का उसे आर बाई के, इसकी लिंक कैपेसिटी हमारे पास लेट सपोज आर है, तो आपको हर जो लिंक है उसको आर बाय, अगर हमारे पास यहाँ पे 2 लिंक है तो ये हो जाएगा आर बाय 2, अगर हमारे पास यहाँ पे टीसीपी के 4 लिंक होते तो हमारे पास आर बाय 4 हो जाता। ठीक है, तो हर जो आपके पास नंबर ऑफ कनेक्शन है वो आपके पास जो कैपेसिटी है वो उन पे डिवाइड हो जाएगी। टीसीपी फेयर क्यों है, हम अगर इसकी बात करें तो टीसीपी की जब भी हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एडिटिवली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एडिटिव इंक्रीज गिव स्लोप ऑफ दिस, ठीक है, स्लोप ऑफ 1।
कि अगर इंक्रीज कर रहा है, लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, तो आपका इक्वल बैंडविड्थ शेयर हो रहा है, दैट मींस कनेक्शन 1 को आधी बैंडविड्थ मिल रही है, कनेक्शन 2 को आधी बैंडविड्थ मिल रही है। मल्टीप्लिकेटिव डिक्रीज डिक्रीजेस थ्रू थ्रूपुट प्रोपोर्शनली। तो अगर आपके पास पैकेट लॉस भी होता है तो आपके पास दोनों के जो पैकेट लॉस है वो उन पे इफेक्ट होगा, उसकी वजह से दोनों की जो बैंडविड्थ है या दोनों की बैंडविड्थ है या थ्रूपुट हम जैसे कह रहे हैं, वो दोनों की इफेक्ट होगी। लेट्स सपोज हम बात कर रहे हैं कंजेशन अवॉइडेंस के लिए एडिटिवली इंक्रीज किया गया, लेकिन पैकेट लॉस हो गया, तो उसकी वजह से बाय फैक्टर ऑफ 2 आपका पैकेट लॉस हो गया। फिर उसके बाद कंजेशन अवॉइडेंस के लिए एडिटिव इंक्रीज है, फिर पैकेट लॉस है, फिर इंक्रीज है, फिर पैकेट लॉस है, फिर इंक्रीज है, फिर पैकेट लॉस है। लेकिन अगर आप देखें तो ये जितना भी पैकेट लॉस हो रहा है वो हमारे पास इस लाइन से नीचे नीचे हो रहा है। दैट मीन कि जितनी भी इसकी कैपेसिटी थी, जितनी भी R/2 इसको दिया गया था, ये पैकेट लॉस उसी के अंदर है। कभी भी इस वाली कनेक्ट जो एरिया है, ये जो कनेक्शन 2 है, उसके साथ इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि फेयरनेस और यूडीपी, हम टीसीपी की तो बात कर रहे हैं कि टीसीपी एक फेयर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। यूडीपी की हम जब बात करते हैं तो यूडीपी फेयर प्रोटोकॉल नहीं है, क्योंकि यूडीपी को हम मोस्टली यूज करते हैं मल्टीमीडिया एप्लीकेशन के लिए, जिसके लिए टीसीपी को यूज नहीं किया जाता। सो डू नॉट जो जब हम बात करते हैं मल्टीमीडिया एप्लीकेशन की, तो मल्टीमीडिया एप्लीकेशन को एक कांस्टेंट डेटा रेट चाहिए होता है। वो कभी भी डेटा रेट को कम नहीं करेंगी फॉर एनीबडी एल्स इन द नेटवर्क। जबकि टीसीपी क्या करता है कि अगर आपके पास नेटवर्क के अंदर कंजेशन है तो टीसीपी बाकी जितने भी सेंडर्स हैं उनको एक मैसेज जनरेट करता है कि वो डेटा रेट कम कर दें, जिसकी वजह से कंजेशन कंट्रोल हो जाती है। लेकिन यूडीपी के अंदर ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। यूडीपी के अंदर डेटा रेट को कंट्रोल करने के लिए कोई भी कंजेशन कंट्रोल का मैकेनिज्म नहीं है। ठीक है। Multimedia application users often do not use TCP, do not want data rate throttled by the congestion control. That's the reason of using UDP actually. तो उसको वो congestion control अगर हैंडल उसमें भी लगा दे तो TCP के बजाय UDP को मल्टीमीडिया एप्लीकेशन को यूज करने के लिए फायदा नहीं होगा। तो डाटा रेट कांस्टेंट रखने के लिए और हाई रखने के लिए हम मल्टीमीडिया एप्लीकेशन को यूडीपी पर रन करते हैं। इंस्टेड यूज यूडीपी सेंड ऑडियो वीडियो एट द कांस्टेंट रेट, टॉलरेट पैकेट लॉस। वही बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यूडीपी के बारे में। फेयरनेस किस तरह से अचीव की जा सकती है? हम एक बात ये कह सकते हैं कि यूडीपी तो एक अनफेयर प्रोटोकॉल है जो कि बाकी जितनी भी सेंडर्स हैं उनकी जो बैंडविड्थ है उसे भी यूटिलाइज कर लेता है। तो बात ठीक है ये, लेकिन टीसीपी को फेयर कैसे बनाया जा सकता है? कि अगर हम वेब ब्राउजर की बात करें, हम ऑलरेडी चैप्टर 2 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी वेब ब्राउजर सिंगल जो कनेक्शन है उस पर नहीं चलता, पर पैरेलल कनेक्शन ओपन करता है। तो जब हम पैरेलल कनेक्शन की बात करते हैं तो हर जो टीसीपी कनेक्शन है, अगर हम बात करें कि टीसीपी फेयरनेस पे चलता है R/2 पे, तो लेट्स सपोज आपने 4 कनेक्शन ओपन किए तो आपके पास जो बैंडविड्थ है वो एक पेज को अगर आपने एक्सेस करना है और उस पेज पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं और हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग टीसीपी कनेक्शन ओपन हो रहा है, तो आपके पास एक वेब पेज के लिए 4 टीसीपी कनेक्शन ओपन हुए हैं। तो वो 4 टीसीपी कनेक्शन जब बैंडविड्थ की को शेयर करेंगे या R/2 करेंगे या R/4 करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपके पास जो बैंडविड्थ है वो फेयर ही मिलेगी इस टीसीपी कनेक्शन को भी या इस वेब ब्राउजर को भी, कंपेयर टू दी मल्टीमीडिया एप्लीकेशन। तो क्योंकि पैरेलल कनेक्शन की वजह से आपके पास जो फेयरनेस है टीसीपी की वो बेटर है कंपेयर टू दी, अगर हम यूडीपी के साथ कंपेयर करें तो उसके जो अनफेयर बिहेवियर था यूडीपी का उसको कंपनसेट करते हैं टीसीपी के पैरेलल कनेक्शन। Application can open multiple parallel connection between the two hosts. Web browser do this, और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वेब ब्राउजर्स के अंदर हमारे पास अवेलेबल है ये कैपेसिटी कि हम नंबर ऑफ सेशंस को, पैरेलल सेशंस को चेंज भी कर सकते हैं और मल्टीपल पैरेलल कनेक्शंस भी ओपन कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर चैप्टर नंबर 3। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा।